नकीब जी, आपका जो भी कॉपीज़ है, 3 कॉपीज़ हैं, वो मैं चेक कर रहा हूँ। क्रिटिकली एग्जामिन टेलर्स कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो ये क्रिटिकली एग्जामिन यहाँ पे कीवर्ड है। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड को देखना है। व्हाट आर द लिमिटेशंस इन टेलर्स कंट्रीब्यूशन टू साइंटिफिक मैनेजमेंट। सबसे पहले साइंटिफिक मैनेजमेंट को आपको डिस्कस करना चाहिए, उसके अंदर लोकेट करना चाहिए टेलर को, और फिर टेलर के दोनों पक्षों को देखना चाहिए। हाउ इट हैज चेंज द सिस्टम्स, हाउ इट हैज रिटेन द सिस्टम्स, और क्लासिकल अप्रोच में इनका कितना अलग था, कितना अलग नहीं था। टेलर अभी तक कैसे सरवाइव कर रहा है मॉडर्न सिस्टम्स में, ये भी आपको देखना चाहिए। ये आपने लिखा है, एवरग्रीन प्रोफेशन स्टडीड एंड वर्कड मिडवेल experience gave scientific management theory by publishing the paper Principles of Scientific. He is regarded as the father of because applying principles of productivity efficiency for engaged, which was the requirement of industrial revolution in USA at that time. तो ये चीज़ ठीक है, लेकिन इसको क्या कहते हैं, इसको जनरल इंट्रोडक्शन हम लोग कहते हैं। तो rather देन राइटिंग दैट, सबसे पहले क्या है कि आपको साइंटिफिक मैनेजमेंट को समझाना चाहिए डिफाइन करके। व्हाट इज साइंटिफिक मैनेजमेंट, व्हाट आर द थिंकर्स अवेलेबल इन साइंटिफिक मैनेजमेंट, जैसे गैंट हो गए और बाकी लोगों का जो उसमें गिलब्रेथ का एग्जांपल आप ले सकते हैं और टेलर का भी एग्जांपल ले सकते हैं, और फिर टेलर के बारे में लिखिए। बट इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इट विल ऑल्सो गिव यू, इट विल ऑल्सो फेच यू मार्क्स, बट इसको थोड़ा कॉम्प्रिहेंसिवली लिखेंगे अगर आप साइंटिफिक मैनेजमेंट के जरिए, तो वो बेटर रहता है। तो ये ठीक है, अच्छा है आपका। साइंटिफिक मैनेजमेंट ऑफ टेलर। Taylor divided the management into 3 categories: identification of problem, principle of scientific management, elements of scientific management. ठीक है ये भी। Identification of problem. Identify the problem which were responsible for the inefficiency organization, lack of standardization, antagonistic relation between managers and workers. अब यहाँ पे स्कीविंग का नाम आप लिख सकते हैं, स्कीविंग और सोल्डरिंग का नाम लिखिए यहाँ पे। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, तो यहाँ पे आप बताएंगे कि इनएफिशिएंसी दैट लीड टू इनएफिशिएंसी, राइट। सोल्डरिंग, चलिए बता दिया आपने सोल्डरिंग के बारे में, ठीक है। नेचुरल सोल्डरिंग और सिस्टमेटिक सोल्डरिंग के बारे में आपने बताया, ठीक है, ये कोई दिक्कत नहीं है इसमें। प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। एज पर टेलर, साइंस शुड रिप्लेस द रूल ऑफ थंब एंड ऑर्गेनाइजेशन should adopt the scientific management principles to achieve efficiency and effectiveness. 4 principles, ठीक है। कट करने से बचेंगे। साइंस ऑफ डूइंग वर्क, साइंटिफिक सिलेक्शन एंड रिटेनमेंट ऑल्सो, ठीक है। ज्वाइनिंग बोथ ऑफ देम, ठीक है। इक्वल बिटवीन मैनेजर एंड वर्कर, ठीक है, ये सब चीज़ें। साइंस ऑफ डूइंग वर्क, बेस्ट वर्क, मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, फटीग स्टडी, ये सब चीज़ों में एग्जाम्पल डाल सकते हैं आप, ठीक है। उसके बाद साइंटिफिक सिलेक्शन, ठीक है, शुड बी। तो यहाँ पे देखिए क्या है कि जितनी भी चीज़ें आप लिखते हैं, जो भी चीज़ें आप लिख रहे हैं, उसमें सारे में मॉडर्न एग्जांपल्स देना ज़रूरी होता है। जैसे सोल्डरिंग है, तो सोल्डरिंग में आपको अभी भी लिख सकते हैं आप कि सोल्डरिंग इज स्टिल कॉमन इन पीएसयूज, लाइक बीएसएनएल का एग्जांपल आप दे सकते हैं। जैसे कि जो एक लेथार्जिक वर्क कल्चर है या ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप है, वो सोल्डरिंग का एग्जांपल है, राइट। इस तरीके से चीज़ें आप लिख सकते हैं। इसी तरीके से आपको जैसे कि साइंटिफिक ट्रेनिंग की बात है या सिलेक्शन की बात है, तो यहाँ लिखिए कि यूपीएससी अप्लाइज द साइंटिफिक सिलेक्शन मेथड टुडे अंडर आर्टिकल 315 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसी तरीके से मेंटल रेवोल्यूशन की बात हो तो ट्रेनिंग और ये सब चीज़ें जो है, जैसे लवासना में मेंटल रेवोल्यूशन की बात की जाती है कि हाउ ब्रॉडली यू कैन थिंक अबाउट हाउ यू कैन टेक द इंक्लूसिव गवर्नेंस अलॉन्ग विथ यू। इसी तरीके से किरण अग्रवाल कमेटी का जो रिपोर्ट हमने पढ़ाया था, उसमें भी यही चीज़ बताई थी कि मेंटल रेवोल्यूशन के बारे में वो भी बात कर रही हैं। तो वो सब एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। 7th CPC में परफॉर्मेंस बेस्ड पे की बात की गई है, तो वो सब चीज़ें, इन चीज़ों को देख के मोशन स्टडी, टाइम स्टडी, O&M, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट की बात करें, तो ये सब सारी चीज़ें जो सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में चलती है वो सब। तो एग्जाम्पल्स अभी मॉडर्न वाले सारे लिखिए आप। न्यू टेलरिज्म में एनपीएम के एग्जाम्पल लिख सकते हैं, न्यू पब्लिक मैनेजमेंट के। एलिमेंट्स, फंक्शनल फोरमैनशिप, ठीक है आपका। गैंग बॉस और ये सब प्लानिंग, ठीक है ये। लेकिन आप लिखेंगे यहाँ पे कि कॉन्ट्रास्टिंग विद अदर थिंकर्स लाइक फेयोलिज्म did not mention about functional foremanship. It talks about the span of control by unity of leadership। जो आपको टॉप पे एक ही आदमी रहेगा, टॉप हायरार्की पे, वो चीज़ें यहाँ पे बता सकते हैं। डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम,
ठीक है, इसका एग्जांपल दीजिए, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम किस तरीके से मेंटल रेवोल्यूशन को लीड कर सकते हैं, एक्सेप्शन प्रिंसिपल। ठीक है, आपने लिख ही दिया एक्सेप्शन प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं स्टार परफॉर्मर्स जो अभी प्राइवेट बॉडीज में है वो एक्सेप्शन प्रिंसिपल्स के एग्जांपल है। कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी आप बता सकते हैं कि किस तरीके से आज के डेट में वो वर्क नहीं करता, और बाकी थिंकर्स जैसे कि बर्नार्ड हो गए, साइमन हो गए, और जो भी न्यू क्लासिकल वाले थे, मायो हो गया, फॉले हो गए, वो लोग कैरेट एंड स्टिक को नहीं यूज करके उन्होंने मैस्लो एंड हर्जबर्ग पर्टिकुलरली टॉक्स अबाउट वर्क इनरिचमेंट। तो वो इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट, जॉब इनरिचमेंट का कॉन्सेप्ट आप बता सकते हैं यहाँ पे। तो ये सब कॉन्ट्रास्टिंग चीजें जब आप बताएंगे तभी ये क्रिटिकल माना जाएगा कि क्रिटिकली आप एग्जामिन कर रहे हैं। मेंटल एवोल्यूशन ठीक है, ये सब चीज़ें ठीक है। क्रिटिसिज्म, एटो इंटागोनिस्टिक थ्योरी है, दिस थ्योरी विदाउट अदर्स, मोनिस्टिक थ्योरी। इसमें आप नाम देंगे किसने क्या बोला है, कौन इसके बारे में क्या बोल रहा है, ये सब चीज़ें। प्रोफेसर हॉक्सी रिपोर्ट बताइए, जो यूएस नेवी था उसमें यूज़ किया गया टाइम एंड मोशन स्टडी, बाद में हटा दिया गया। अमेरिकन कांग्रेस ने इसको देखा। फिर जो टेक्नो वाइट मूवमेंट है रशिया का, वो सब चीज़ें। लेट्स सी कि आपने वो लिखा है कि नहीं। पार्शियल थ्योरी ठीक है, नॉन बिहेवियरल ठीक है। तो ये बिहेवियरल का नाम लिखेंगे कि किसने बिहेवियरल का ज़्यादा इसके अगेंस्ट में। तो साइमन एंड मार्च ने इसको बहुत ज़्यादा फिजियोलॉजिकल थियरी बताया था। जितने भी क्लासिकल थिंकर हैं इंक्लूडिंग साइंटिफिक मैनेजमेंट को नॉन साइंटिफिक बनाया था उन्होंने। प्रोवर्ब, मिथ एंड प्रोवर्ब बोला था। नॉन पार्टिसिपेटरी ठीक है, तो इसमें बोलिए मायो, मायो पार्टिसिपेटरी अप्रोच की, बर्नार्ड पार्टिसिपेटरी अप्रोच की, और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन की, इनफॉर्मल ग्रुपिंग की बात करते हैं। अमेरिकन लेजिस्लेचर वाला ठीक है। प्रोफेसर हॉक्सी रिपोर्ट छूट गया आपका, बाकी चीज़ें जो मैंने बताई वो आप लिख सकते हैं। नियो टेररिज्म, ओम का एग्जांपल, ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का एग्जांपल आप दे सकते हैं। एनपीएम का एग्जांपल जरूर लिखें, पब्लिक चॉइस अप्रोच का एग्जांपल लिखें। ये सब सारी चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे। एग्जाम्पल्स मिसिंग है, बिहार के भी एग्जाम्पल आपको टेलर्स में देना है कि टेलर को यूज़ करके हम कैसे बिहार में एनपीएम, जैसे रोगी कल्याण समिति है, या एनपीएम में बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हमने एक दिया हुआ था रिपोर्ट, उस रिपोर्ट को देखेंगे तो वहाँ पे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन का रिपोर्ट एक हमने ग्रुप में दिया हुआ है, उसको जरा नॉमिनली देख लेंगे तो एनपीएम का यूज़ उसमें आपको समझ में आ जाएगा। दो तीन एग्जाम्पल आप वहाँ से कोट कर सकते हैं, जैसे मध्य प्रदेश का रोगी कल्याण समिति को यूज़ करने की बात की है बिहार में, तो वो टेलर के प्रिंसिपल पे ही डील करता है। एक इस तरीके से इफिशियंसी प्रिंसिपल होगा। इसी तरीके से डीओपीटी, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग जो है, उसके अंदर चार चीज़ें बताई गई जिसमें कि इफिशियंसी एक क्राइटेरिया है। ठीक है, इथॉस, एथिक्स, इफिशियंसी, इक्विटी, ये सब प्रिंसिपल को यूज़ किया गया है। ट्रेनिंग वाले में जो आज की नेशनल ट्रेनिंग पॉलिसी 2012 है उसमें टेलरिज्म को यूज़ किया जाता है। किरण अग्रवाल कमेटी भी टेलरिज्म को यूज़ कर रही है, एफिशिएंसी प्रिंसिपल को, कि जल्दी से जल्दी कराइए और फील्ड में ट्रेनिंग के लिए भेजिए, तो वो बेस्ट वे ऑफ डूइंग वर्क है। तो ये सब चीज़ें लिखेंगे तो इनरिच हो जाएगा आपका आंसर। अदरवाइज अगर आप इसमें बात करें कि आपने 5 पेज में लिखा है, ये बहुत अच्छी बात है, आपने लगभग सारी थेरीज लिखी हैं, बहुत अच्छी बात है। बट टेक्नो वाइट मूवमेंट हो, चाहे बाकी चीज़ें हो, गिलब्रेथ का नाम हो, बाकी साइंटिफिक मैनेजमेंट के थिंकर्स का नाम हो, वो चीज़ें नहीं आ पा रही। तो क्रिटिकली एग्जामिन वाला चीज़ केवल एक जगह पे लिमिटेशंस या क्रिटिसिज्म लिख देने से नहीं होगा। हर जगह पे आपको दूसरे थिंकर्स के साथ, दूसरे क्लासिकल थिंकर के साथ, पोस्ट क्लासिकल, नियो क्लासिकल एंड बिहेवियरल थिंकर्स के साथ मिला के आपको लिखना चाहिए। इससे आपका नंबर बढ़ेगा। इसमें जो नंबर मिलेगा आपको वो है 29 नंबर, 29/50। बट इसको आप 34 तक भी ले जा सकते हैं अगर आपने एग्जाम्पल्स यहाँ पे कोट किए और कॉन्ट्रास्टिंग क्रिटिकली एग्जामिन किया तो। लेट्स सी अबाउट फ्यूल, फ्यूल के बारे में आपने लिखा क्रिटिकली एनालाइज। अब ये एनालिसिस जो होता है उसमें कुछ ना कुछ कंक्लूजन आप देंगे। और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल, फ्यूलिज्म की जो एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी ऑफ हेनरी फ्यूल में आप क्या लिखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कैसे होगा ये, एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो फ्यूल का है वो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल बताया जाता है, और जो टेलर है उससे अलग है, वेबर है उससे अलग है, कुलिक एंड अर्विक ने इसकी थ्योरी को यूज किया है ज्यादातर। और एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी फ्यूल फ्यूल का कदर नहीं करता कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है, बट वो एडमिनिस्ट्रेशन को एज एडमिनिस्ट्रेशन मानता है। तो यहाँ इवोल्यूशन का फेज में भी इसको बता सकते हैं कि इवोल्यूशन के फेज में एडमिनिस्ट्रेशन एज एडमिनिस्ट्रेशन में ये बहुत फिट बैठता है। और फ्यूलिज्म वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स है आज के डेट में भी, और जिसमें कि पकॉक की बात करें अगर हम, तो एलिमेंट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में इसको अभी भी यूज किया जाता है, राइट। तो देखते हैं आपने क्या लिखा। क्लासिकल थिंकर, जनरल इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट, फाउंडर ऑफ मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल, ठीक है। बेसिक आपने इंट्रोडक्शन दिया है, बट
एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी जो जनरल मैनेजमेंट प्रिंसिपल है या मैनेजमेंट प्रोसेस स्कूल है, उसको भी थोड़ा सा आप इनरिच कर सकते हैं, लिख सकते हैं, बाकी लोगों के साथ कॉन्ट्रास्ट कर सकते हैं, एरा बता सकते हैं, इवोल्यूशन का कौन सा एरा है, ये कब ये आया था, वो सब चीज़ बताना बहुत ज़रूरी होता है इवोल्यूशन में। केवल बुक का नाम और उसका पब्लिशिंग लिखने से नहीं होगा, आप इवोल्यूशन के फ्रेमवर्क को ज़रूर यूज़ करें, जो इंट्रोडक्शन के चैप्टर में बताया गया उसको रिवाइज करें और इस पर यूज़ करें। व्यूज़ ऑफ हेनरी फायल, साइंस ऑफ मैनेजमेंट, तो यहाँ पे साइंटिफिक मैनेजमेंट लिखेंगे कि इसको यूज़ करता है। यूनिवर्सलिटी, ये बताइए कि साइंस अगेन यूज़ करता है इसको। एक्टिविटीज़, फंक्शंस, प्रिंसिपल्स, स्केलर चेन, गैंग प्लैंक, यूनिक अप्रोच है ये स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक, ये बताएंगे आप। एंड को पूरा लिखिए, AND। एक्टिविटीज परफॉर्म इन एन ऑर्गेनाइजेशन, बहुत अच्छा आपने बताया, इसमें एक एक एग्जाम्पल यहाँ पे दे सकते हैं आप ब्रैकेट करके, राइट। फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, ये बहुत अच्छा है, इसमें प्लानिंग, तो यहाँ पे नीति आयोग का एग्जाम्पल दीजिए। ऑर्गेनाइजिंग, तो ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट, सेंट्रल सेक्रेटेरिएट का एग्जाम्पल दीजिए। कोऑर्डिनेशन प्रिंसिपल गुलिक एंड अर्विक ने भी इम्फेसाइज किया है, इसको लिख सकते हैं। ये होता है कॉन्ट्रास्ट करना या इनरिच करना। कंट्रोल, तो यहाँ पे बोलेंगे कि अकाउंटेबिलिटी एंड कंट्रोल इज द मेजर चैप्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन टुडे। इस तरीके से कमांड है, तो कमांड के बारे में बताएंगे कि वेबर एंड बाकी लोगों ने भी कमांड की बात की है, एंड यूनिटी ऑफ कमांड इज द मेन थिंग हियर। तो यूनिटी ऑफ कमांड का जो प्रिंसिपल है फ्यूल का, वो अपने आप में एलिमेंट्स में आता है, वो चीज़ें बताएंगे यहाँ। प्रिंसिपल्स में डिवीजन ऑफ वर्क, अब यहाँ बोलिए कि किस तरीके से पोर्टफोलियो सिस्टम जो भारत सरकार का है, इंडियन गवर्नमेंट का, वो डिवीजन ऑफ वर्क की बात करता है। अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी शुड गो हैंड इन हैंड, इसमें आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का बता सकते हैं कि उसके पास अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होती है, लेकिन डेलीगेशन प्रिंसिपल यूज करके वो अपनी अथॉरिटी को ज़्यादा यूज करता है और रिस्पॉन्सिबिलिटी नीचे वाले लोगों को देता है, जिससे कि मैनेजमेंट आसान हो जाता है। डिसिप्लिन की बात करें तो यहाँ पे लिखेंगे कि DOPT डिसिप्लिन मैनेजमेंट करता है, UPSC डिसिप्लिन मैनेजमेंट करता है। यूनिटी ऑफ कमांड, तो यहाँ पे बोलेंगे कि किस तरीके से प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अंदर में आर्टिकल 74 और 75 में प्रेसिडेंट अपने ऑफिसर्स जो कि प्रधानमंत्री हैं और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उससे यूनिटी ऑफ कमांड कराता है, जिससे कि सिस्टम कितना सिस्टमेटिक चलता है, डेमोक्रेसी में भी यूज होता है ये। तो ये बहुत अच्छा हो गया। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, तो बताएंगे यहाँ पे कि एवरीबडी विल बी गोइंग इनटू द हायरार्की, तो ये यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, नीचे से ऊपर की तरफ, ऊपर से नीचे की तरफ एक कमांड ऑफ कम्युनिकेशन, और कमांड जाता है फॉर्मली, तो वो चीज़ आप हायरार्की यहाँ पे वेबरिज्म का कॉन्सेप्ट दे सकते हैं कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन बताता है वो भी। सबऑर्डिनेट एंड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट, तो यहाँ बताएंगे कि पब्लिक इंटरेस्ट इज सर्वोपरि, पब्लिक इंटरेस्ट इज द मैक्सिमम थिंग इन डेमोक्रेसी, जो आज में यूज हो रहा है। रेम्यूनरेशन एंड पर्सनल, ये आपको टेलर ने भी सॉरी इसने भी बताया, वेबर ने, तो ये चीज़ बताएंगे कि वेबरियनिज्म में, ब्यूरोक्रेसी में ये यूज होता है। सेंट्रलाइजेशन, सेंट्रलाइजेशन में आप बताएंगे कि किस तरीके से कुलिक एंड अर्विक ने भी इसको इम्फेसाइज किया। ऑर्डर, प्लेसिंग ऑफ राइट मैन, तो इसमें बोलिए कि फॉले जो है वो उन्होंने इसको बताया। इक्विटी प्रिंसिपल, ये आपको DOPT में भी मिलता है और ग्लिक एंड अर्विक में भी मिलता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेनियर, वेबरिज्म भी इसकी बात करता है। स्टेबिलिटी ऑफ टेनियर आज के डेट में प्रकाश सिंह जजमेंट में भी बोला गया। UPSC भी DGP जो होते हैं उनका सिलेक्शन एंड स्टेबिलिटी ऑफ टेनियर की बात अब इम्फेसाइज करते हैं, तो ये चीज़ें 2 साल का हो गया। इनिशिएटिव, तो इनिशिएटिव में लिखिए कि यहाँ पे चेंज एजेंट के तौर पे इनिशिएटिव लिया जाता है अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स के द्वारा। एस्पिरिटी कोर, ये बताइए कि इंडियन प्रियम्बल जो है वो इसको एम्फेसाइज करता है एस्पिरिटी कोर को, और इसी तरीके से यूनिटी एंड इंटेग्रिटी बरकरार रहता है पूरे इंडिया में। और इनसाइड एडमिनिस्ट्रेशन भी हम एस्पिरिटी कोर को यूज करके बेहतर पुलिस फोर्स बना सकते हैं, बेहतर एडमिनिस्ट्रेशन बना सकते हैं, अगर हम पुलिस और पब्लिक के बीच में एस्पिरिटी कोर लाएं। पुलिस जो अथॉरिटीज़ हैं, हायर अथॉरिटीज़ और लोअर अथॉरिटी, उनके बीच में संबंध बनाए, जुडिशरी, एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर में आप संबंध बनाए अच्छा, तो एस्पिरिटी कोर बहुत अच्छा रहेगा। ये सब एग्जाम्पल आपको देने हैं। स्केलर चेन एंड गैंग प्लैंक, इसको आप बताइए कि किस तरीके से ये बाईपास करता है टॉप अथॉरिटीज़ को और क्लियर कट कम्युनिकेशन, फ्लेक्सिबल कम्युनिकेशन बनाता है। इसमें आप बहुत सारे एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि लेटरल एंट्री का एग्जाम्पल दे दीजिए, या इनफॉर्मल कम्युनिकेशन का एग्जाम्पल जो बर्नार्ड ने शो किया था उसका एग्जाम्पल दीजिए, तो ये सब चीज़ रहेगी। इतना ज़्यादा आपको समझाने की खासकर ज़रूरत नहीं है, 2 लाइन में समझाइए, बहुत ज़्यादा लिखना ज़रूरी नहीं है। गैंग प्लैंक ठीक है, बहुत ज़्यादा लिख दिया आप वहाँ पे, तो उतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, 2-2 लाइन में लिखना होता है। मैकेनिस्टिक मॉडल है, ठीक है, पीटर ड्रकर ने बताया। यो नॉन यूनिवर्सल है, ठीक है। यूनिटी ऑफ कमांड, तो 2-2 लाइन में लिखिए ना इसको। ओवरलैपिंग प्रिंसिपल बहुत अच्छा। नॉन बिहेवियरल अप्रोच ठीक है। नॉन इकोलॉजिकल अप्रोच ठीक है। डिस्पाइट द inadequate understanding or consideration of human psychology, sociology, and this whole work is very important when funded a systematic approach of work.
led to the development of modern organization and management techniques like PERT, CPM। ठीक है, लेकिन यहाँ रिपीट हो रहा है, जैसे कि आपने उसमें भी लिखा PERT, CPM ये सब चीज़ें, तो फ्यूल में आप बहुत सारी चीज़ों को लिख सकते हैं, जैसे कि फ्यूल के एक एक प्रिंसिपल आज के डेट में एनपीएम में भी यूज़ होता है, और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल के हिसाब से भी उसको ढाला गया है और ढाला जा सकता है, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिखेंगे कि सबका साथ सबका विकास तभी पॉसिबल है जब हम स्पिरिट डिकोर करें। इसी तरीके से जैसे कि पकॉक है, उसको हम नीति आयोग में यूज़ कर पा रहे हैं, और इसके जितने भी प्रिंसिपल हैं, 14 प्रिंसिपल एंड एलिमेंट्स, उसको आज के डेट के हिसाब से ढाल के देखा जाना चाहिए, ना कि पुराने हिसाब से। तो यहाँ एग्जाम्पल्स और कॉन्ट्रास्टिंग आपका मिसिंग है, बाकी सारी चीज़ें आपने लिखी हैं, तो इसमें आपको मिलेगा 26 नंबर 50 में से, क्योंकि ये थोड़ा वीक आंसर है आपका अकॉर्डिंग टू कीवर्ड्स, कीवर्ड्स, एग्जाम्पल्स, कॉन्ट्रास्टिंग ऑफ अदर थिंकर, ये सब चीज़ें। तो ये सब चीज़ें करिए, और जो बेस्ट आंसर्स हैं, मॉडल आंसर्स है, उसको आप देखेंगे तो आपका अच्छा रहेगा। ठीक है, बेसिकली स्टैटिक आपका बहुत अच्छा होता है, बट आप उसमें एग्जाम्पल्स नहीं डालते। गुलिक एंड अर्विक का देखते हैं। गुलिक एंड अर्विक क्रिटिकली एनालाइज द एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी, गुलिक एंड अर्विक एनालाइज। अब यहाँ पे एनालिसिस होना चाहिए कि भाई सही कितना है, गलत कितना है, कितना लिमिटेशन है, कितना अच्छा किया इसने। एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी तो बेसिकली ये कंपाइलर थे, और एक तरीके से साइंटिफिक मैनेजमेंट की थ्योरी को ही लगभग जितने भी थिंकर्स थे उन एरा के, उन सबको कंपाइल किया। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आपको लिखना है कि फ्यूल का हो, चाहे वेबर का हो, चाहे चाहे बाकी लोगों का हो, उसको कंपाइल किया है, तो वो चीज़ यहाँ पे आना चाहिए। ठीक है, तो लिंडन उर्बिक, इसको कहाँ से आया, ये चीज़ों से ज़्यादा ज़रूरी इवोल्यूशन। ये साइंटिफिक मैनेजमेंट एरा में ही था, क्लासिकल एरा का ही था थिंकर, एंड किस तरीके से वो स्ट्रक्चरलिस्ट था, ये चीज़ें आपने बताई है। और जो भी कंपाइलेशन है वो ग्रेट वर्क है, बट इट इज़ हैविंग कंट्राडिक्शंस, जो कि साइमन एंड मार्च के द्वारा क्रिटिसाइज भी किया गया। वो चीज़ें आप इंट्रोडक्शन में लिख सकते हैं। व्यूज़, ठीक है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कैटेगराइज इनटू, इसको घेरिए। ठीक है, एक्टिविटीज, फंक्शन, प्रिंसिपल, फिनोमेना ऑफ चेंज। ठीक है, एक्टिविटीज बहुत अच्छा आपने लिखा, फंक्शंस, पॉस्कॉर बहुत अच्छा लिखा, ये लिख दीजिए कि गुलिक के द्वारा दिया गया था। इसमें एग्जाम्पल दीजिए, यहाँ पे सारे का एग्जाम्पल देते चलिए। बजटिंग में 112 आर्टिकल लिखिए। रिपोर्टिंग किस तरीके से लोअर अथॉरिटीज़ हायर अथॉरिटीज़ को रिपोर्ट करती हैं। कोऑर्डिनेटिंग किस तरीके से हायर अथॉरिटीज जैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट डेलीगेशन के थ्रू कोऑर्डिनेट करता है। डायरेक्टिंग, डायरेक्शन कैसे जाता है, डायरेक्शन यूनिटी ऑफ कमांड के थ्रू। स्टाफिंग कैसे होता है, तो आप बताइए कि स्टाफिंग के लिए सेंट्रल सेक्रेटेरिएट हो, बाकी सारे में स्टाफ काम करते हैं, पीएमओ में स्टाफ काम करते हैं, ऐसे एग्जाम्पल दीजिए। प्रिंसिपल्स ऑफ एग्जाम्पल, प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यूनिटी। यहाँ हर जगह एग्जाम्पल चाहिए, हर जगह एग्जाम्पल चाहिए। ठीक है, डिवीजन ऑफ लेबर, डेलीगेशन, ठीक है, स्पैन एंड कंट्रोल। यहाँ पे ज़्यादा नहीं लिखना है, इसमें भी आपको डायरेक्टली लिखना है कि दे सजेस्टेड शुड बी 5 और एट मैक्स 6, एंड द मोर स्पैन ऑफ कंट्रोल विल बी लाइक डेलीगेटेड, इट विल बी मोर। डेलीगेशन प्रिंसिपल को स्पैन ऑफ कंट्रोल से यूज करके डिसेंट्रलाइजेशन करके, और एट द सेम टाइम कंट्रोल एंड अकाउंटेबिलिटी करके हम स्पैन ऑफ कंट्रोल को बढ़ा सकते हैं, और वो जरूरी भी है। कम से कम स्पैन ऑफ कंट्रोल होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हो। डीएम में क्या प्रॉब्लम है, डीएम को बहुत ज़्यादा डिपार्टमेंट होने से, वो चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। फिनोमेना ऑफ चेंज, लोको मोटिव चेंज, कम्युनिकेशन, ठीक है, इंटरलिंकिंग रोल ऑफ इंटरनेशनल बॉडीज, ठीक है, रोल ऑफ, ठीक है, क्रिटिसिज्म, अनसाइंटिफिक, centralization, mechanistic model, non-universal, non-behavioral approach, non-ecological approach, ठीक है। लगभग सब में आपने एक ही चीज लिखा है, वो चीज थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल्स अगेन कॉन्ट्रास्टिंग चीजें यहाँ पे मिसिंग हैं, तो जब भी कोई भी थिंकर लिखते हैं आप अदर थिंकर्स को जरूर याद करिए और उसमें इम्बेड करिए। एग्जाम्पल सबका आराम से लिख सकते हैं आप, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारा बाकी थिंकर्स में भी, तो यहाँ भी आप एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। गुलिक एंड अर्विक में जो मेरा असेसमेंट है, इसमें आपको 22 नंबर से ज़्यादा नहीं देगा, बिकॉज यहाँ उर्विक वाले जो प्रिंसिपल्स हैं वो बहुत कम है। कुछ कोटेशंस मिसिंग है, कोटेशंस कोट करिए आप, कोटेशंस को लिखिए। बाकी इसमें मैंने कुछ कुछ लोगों को स्टार मार्क किया, वो ज़रूर देखिए। गुलिक एंड अर्विक में बहुत अच्छा लिखा गया बहुत लोगों द्वारा। और बेसिकली इसमें आपको एग्जाम्पल्स और बिहार के एग्जाम्पल्स भी कुछ दीजिए,
और थ्योरी को थोड़ा सा और इसमें, जैसे कि टाइम का फेनोमेना है, वो टाइम का फेनोमेना भी बताया है। उर्विक ने अलग से कुछ थ्योरीज बताई हैं, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पे लिख सकते हैं। केवल अपने ये जो 10 थिंकिंग दी है, इसके अतिरिक्त भी आपको बताना पड़ेगा बाकी चीज़, ठीक है। डॉक्यूमेंटेशन ऑफ चेंज, तो किस तरीके से सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन से, डेलीगेशन नॉन डेलीगेशन से, फिर किस तरीके से क्लासेस होते हैं, और साइमन मार्च ने उसको किस तरीके से डिज़ाइन देखा है कि इसमें क्या फॉल्ट्स हैं। दूसरी बात है कि दे वर नॉट हैविंग दैट मच ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिगार्डिंग देयर थेरीज, तो कंपाइलेशन में क्या है इशू, ये सब चीज़ें आपको हाईलाइट करनी चाहिए। थेरीज में भी आप थोड़ा सा और इनग्रास होकर देख सकते हैं। गुलिक एंड अर्विक का भी बेस मटेरियल हमने दिया है, मॉडल आंसर्स भी दिया है। आप गुलिक एंड अर्विक का कुछ बेस्ट आंसर्स पढ़ सकते हैं जिसमें कि कोटेशंस वगैरह यूज़ किया गया है। तो बेसिकली ये आंसर थोड़ा वीक है आपका, बाकी 2 आंसर्स अच्छे थे। एग्जाम्पल लिखिए और बाकी लिखते रहिए। ओके, ऑल द बेस्ट।